Hi, welcome back to my channel and it is the second part of EMRS PYQ सीरीज। मैंने थर्ड पार्ट में भी इसको कवर करना है क्योंकि उसमें न्यूमेरिकल्स को कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ समझाना बहुत ज़रूरी है और ये पार्ट ऑलरेडी थोड़ा लेंदी हो जाएगा। तो मैंने एक सेपरेट न्यूमेरिकल के लिए पार्ट बनाया है और वो मैं कल अपलोड करूँगी या मोस्ट प्रोबेबली रात तक अपलोड कर दूँगी आज ही। इसके अलावा एक और इन्फॉर्मेशन है, सब लोग मुझे बोल रहे थे कि एक स्मूथ फंक्शनिंग के लिए टेलीग्राम चैनल को बना दीजिए और उसमें सारे अपडेट्स देते रहिए। तो मैंने उसको चैनल को क्रिएट कर दिया है, उसका लिंक मैंने सारे ईएमआरएस के वीडियोज़ में पोस्ट भी कर दिया और एक सेपरेट कम्युनिटी पोस्ट भी यूट्यूब पे डाल दिया है। तो दोज़ हू हैव नॉट जॉइन्ड इट प्लीज़ जॉइन इट। आपको वहाँ पर सारे कॉन्सेप्ट्स के बारे में धीरे-धीरे मैं पोस्ट करना शुरू कर दूँगी और जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी मैं वहाँ पे डायग्राम्स के साथ में भी पोस्ट करती रहूँगी ऑन अ डेली बेसिस। और आपके एमसीक्यूज़ अब से वहीं पे 10 बजे और 10 से 11 के बीच में डल जाएँगे। शेड्यूल मैं आज रात को या कल सुबह मॉर्निंग में टेलीग्राम चैनल पे ही पेस्ट कर दूँगी और वहाँ से आप अपनी डेली के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए सिलेबस देख सकते हो। ठीक है? तो लेट अस बिगिन विद द दिस पार्ट ऑफ द वीडियो जिसमें मैं कवर करने वाली हूँ बायोलॉजी और केमिस्ट्री और फिजिक्स के कुछ क्वेश्चंस को जो कि न्यूमेरिकल नहीं है, थ्योरेटिकल और एनालिटिकल एस्पेक्ट की बात करते हैं। तो हमने 70th तक तो कंप्लीट कर दिया था, अब 70 के बाद के क्वेश्चंस को देखते हैं। चूज़ द करेक्ट रूट टू फिल्टर या रूट ऑफ फिल्टर्ड ब्लड फ्रॉम किडनी टू हार्ट। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, किसी ने भी 10th की एनसीईआरटी को पढ़ा होगा तो उसे चैप्टर 6 में लाइफ प्रोसेसेस में मिल जाएगा हार्ट का डायग्राम और कैसे ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का ट्रांसफर होता है। ठीक है? तो पहले आप देख लो, रीनल आर्टरी से सुपीरियर वेना कावा टू हार्ट नहीं होता है। देखो मैं आपको सिंपल फॉर्मेट में इसको समझा देती हूँ, कैसे ये ब्लड ट्रांसफर होता है। सिंपली आप ये समझो कि हार्ट में से ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो रीनल आर्टरी में जाता है, फिर किडनी में जाता है, वहाँ से फ़िल्टर होता है और जितने भी वेस्ट होते हैं किडनी यूज़ करके वेस्ट को निकाल देती है और फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। डीऑक्सीजनेटेड का मतलब क्या हो गया, इसमें ऑक्सीजन प्रेज़ेंट नहीं है, तो दोबारा से रीनल वेन में जाता है और फिर हार्ट में जाता है। ठीक है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिच इन ऑक्सीजन होता है, ये डायरेक्टली हार्ट से आता है और ये नीडेड होता है ऑर्गन्स को, क्योंकि ऑर्गन्स को ऑक्सीजन की डिमांड होती है और वो वहाँ से उस ऑक्सीजन से ब्लड से ऑक्सीजन को लेते हैं और धीरे-धीरे करके वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट होता है और फिर डायरेक्टली इंफीरियर वेना कावा से हमारे हार्ट में दोबारा से चला जाता है। जिसको ये डायग्राम देखना है वो देख ले कि कैसे ट्रांसफर होता है, पहले अorta में आता है, फिर इनर आर्टरी में आता है, फिर सेगमेंटल आर्टरी में आता है, फिर इंफीरियर बार आर्टरी में आता है। ऐसे करके कंप्लीटली प्रोसेस होता है। और देन एफरेंट मतलब इतना डिटेल में तो 12th में दिया हुआ है, लेकिन आपके अंडरस्टैंडिंग पे अगर आपको सब कुछ सेगमेंट में जानना है तो वो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो और आप इसको पढ़ सकते हो। ठीक है? देन ये भी एक है, ये मैंने आपको इसलिए दिया हुआ है कि अगर आपको अपना डायग्राम प्रैक्टिस करना है फॉर द मेंस पार्ट तो आप इसको ही ड्रॉ करके प्रैक्टिस कर सकते हो और इसको ईज़िली बना सकते हैं। वो मैं आपको उसमें जब मैं अपने आंसर्स लिखूँगी तो मैंने कैसे ईज़िली इसे ड्रॉ किया है उसको भी वहाँ पर पोस्ट कर दूँगी टेलीग्राम चैनल पे ही। ठीक है? तो देखिए, क्या होता है कि जैसे ही ब्लड फ़िल्टर होता है किडनीज़ में, तो वो किडनी में रीनल वेन के थ्रू हार्ट में दोबारा से ट्रांसफ़र होता है। रीनल वेन्स क्या करती हैं कि जो ब्लड का फ्लो है इंफीरियर वेना कावा से लार्ज वेन में कराती हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लोअर हाफ ऑफ द बॉडी ऑफ द हार्ट में, ठीक है? यहाँ पर। तो सबसे पहले रीनल वेन में जाता है, फिर इंफीरियर वेना कावा में जाता है, उसके बाद डायरेक्टली हार्ट में जाता है, जो कि मैंने यहाँ पे आपको बता भी दिया था ये। ठीक है? तो आप ऐसे समझ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, इसमें तो सिर्फ आपको जानना है कि कैसे फ्लो होता है, तो इसके लिए तो कोई रॉकेट साइंस या एप्लीकेशन नहीं ज़रूरी है। आप बस एक बार डायग्राम देखोगे और कैसे फ्लो होता है, ऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड, वो आपको दिखना होगा कि ब्लड कहाँ से एंटर कर रहा है। राइट एट्रियम से एंटर करता है हार्ट में और इंफीरियर वेना कावा के थ्रू लीव करता है। ठीक है? फिर सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, ये आपको चैप्टर 5 ऑफ क्लास 9 में बहुत अच्छे से मिल जाएगा कि सेल मेम्ब्रेन किसे बोलते हैं। सेल मेम्ब्रेन हाँ, को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, जो एक वर्चुअल स्ट्रक्चर कंपोनेंट होता है सेल का, वो रेगुलेट करता है मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस को इन एंड आउट ऑफ द सेल। इसे हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। कोई भी आउटर लेयर जो हमारे किसी भी एलिमेंट्स को, गैसेस को अंदर आने जाना में हेल्प करती है, उसे हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं और उसी को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। समटाइम्स इट इज़ ऑल्सो सिलेक्टिव। सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन आपने सुना होगा, वैसे ही सिलेक्टिव होता है, जैसे कि कुछ सर्टेन मॉलिक्यूल्स को वो ब्लॉक कर देती है अंदर आने से और बाहर जाने से। ठीक है? कॉम्पोजिशन क्या होता है सेल मेम्ब्रेन के, जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फॉस्फोलिपिड्स होते हैं।
ये तो सबको पता होता है कि प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, लेकिन फॉस्फोलिपिड्स में कंफ्यूजन होता है, तो फॉस्फोलिपिड्स भी प्रेजेंट होते हैं। और फॉस्फोलिपिड्स क्या होते हैं, मैंने फ्लूइड मोजाइक मॉडल का ये डायग्राम लगाया हुआ है, और ये फॉस्फोलिपिड एक बाइलेयर कंपोनेंट होता है, ये भी आप याद रखो, इसका भी डायग्राम लगाया हुआ है। तो इसको मैं अब थोड़ा सा समझा देती हूँ कि फॉस्फोलिपिड्स एक ऐसा मेजर कंपोनेंट होता है सेल का, जो एक तो बाइलेयर होता है, लेकिन ये हाइड्रोफिलिक भी होता है। हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर अट्रैक्टिंग होता है, जिसका ये जो हेड होता है, डायग्राम में आप देखो, जो इसका हेड होता है ये आउटर फेस करता है, और हाइड्रोफोबिक जो होता है वाटर रेपेलेंट उसकी टेल होती है। ठीक है, इतना ही आपको याद रखना है। यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया हुआ है, हाइड्रोफिलिक हेड होता है और हाइड्रोफोबिक वाटर टेल होती है। ठीक है, फिर प्रोटीन्स क्या होते हैं, बस इतना ही आपसे पूछेगा, अगर पूछेगा भी तो, और ये सिलेक्टिवली परमिएबल होता है। ठीक है, फिर प्रोटीन्स तो आपको पता है सबको क्या होता है कि ये एम्बेडेड होते हैं, जैसे आप यहाँ पे एग्जाम डायग्राम में आप देखो फ्लूइड मोजाइक मॉडल में, ये प्रोटीन मॉलिक्यूल जो होते हैं वो एम्बेडेड होते हैं फॉस्फोलिपिड बाइलेयर में, और सर्व करते हैं ट्रांसपोर्टेशन, एंजाइमेटिक एक्टिविटीज, और सेल के सिग्नलिंग को स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। क्या क्या इनका काम होता है आप एक बार चाहो तो लिख लो, कि एंजाइमेटिक एक्टिविटी कराते हैं, सेल सिग्नलिंग में हेल्प करते हैं, और स्ट्रक्चरल सपोर्ट देते हैं। ठीक है, ये इसके तीन फंक्शंस होते हैं। और कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो प्रोटीन से ही अटैच्ड, ये देखो, कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो प्रोटीन से ही अटैच्ड ग्लाइकोप्रोटीन्स या ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं, जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर साइड पे, मतलब ये देखो, ये वाला स्ट्रक्चर देख रहे हो आप, एक्स्ट्रा सेल्यूलर साइड पे ही प्रेजेंट होते हैं। मैं आपको, हाँ, ये देखो, एक्स्ट्रा सेल्युलर साइट पे ही प्रेजेंट होते हैं, और वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसमें, सेल रिकॉग्निशन में, सिग्नलिंग में, और इंटरेक्शन विद द अदर सेल्स में। ठीक है, इसका काम क्या होता है ये भी आप लिख लो। कार्बोहाइड्रेट्स को मैं ऐसे यहाँ पे ड्रॉ करके लिख देती हूँ कि ये हेल्प करते हैं सेल रिकॉग्निशन में, या आप अपने नोट्स में कहीं भी नोट मेंशन करते चले जाओ, रिकॉग्निशन में, सिग्नलिंग में, प्लस इंटरेक्शन विद अदर सेल्स। ठीक है, ये इनका काम होता है, तो इसका आंसर यही हो जाएगा। और इसके बारे में डिटेल में पढ़ना है तो आप चैप्टर 5 ऑफ क्लास 9 में पूरा डिटेल में पढ़ सकते हो। ठीक है, ये डायग्राम को तो फ्लूइड मोजाइक मॉडल्स को बोलते हैं, इसको तो आप अच्छे तरीके से ड्रॉ करना सीख लो। ये कहीं भी आप कोट कर सकते हो, सेल मेम्ब्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा उसमें, तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाएंगे, और ये आपके फॉस्फोलिपिड्स अटैच्ड है। ठीक है, नाउ ये डायग्राम तो आपने ले ही लिया होगा। नाउ कम टू दिस पार्ट, 73rd क्या बोल रहा है कि टू हेल्दी प्लांट्स वर केप्ट इनसाइड अ सीटेड ग्लास in an experiment. In first setup, a watch glass with KOH was kept along with the plant, while the second setup did not have it. Leaves were taken and starch test was done for both plants separately. After keeping them in sunlight for 2 hours, what do you expect? देखो, सीधा सीधा सेम क्वेश्चन ये उठ के आ गया एक्टिविटी 6.2 ऑफ क्लास 10th से, लाइफ प्रोसेसेस से, और मैंने उसका स्क्रीनशॉट भी यहाँ पे अटैच कर दिया। ये देखो, पूरा का पूरा सेम यहीं से उन्होंने क्वेश्चन उठा के दे दिया है। अब इसमें आप पढ़ोगे तो अपने आप आंसर कर लोगे, लेकिन मैं आपको एक सिंपल तरीके से समझा देती हूँ कि ये हो क्या रहा है यहाँ पे। जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है वो क्या करता है, प्लांट को सिंथेसाइज, मतलब जो भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो सिंथेसाइज करते हैं ग्लूकोज को इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर स्टोर करते हैं। ठीक है, मतलब अ, बाहर उनका जो प्रोडक्ट होता है वो होता है। ठीक है, फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का इसमें क्या रोल होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो ऐसा केमिकल होता है जो CO2 को अब्सॉर्ब करता है, और जब KOH या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ही जिसको बोल रहे हैं, यहाँ पे KOH नहीं लिखा हुआ है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डायरेक्टली लिखा हुआ है, देखो। ठीक है, तो आप ऐसे समझो। तो KOH जो है वो एक्सपेरिमेंट में इसलिए यूज करता है क्योंकि वो प्रिवेंट करता है कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट को लेने में। ठीक है, प्लांट क्या करते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्ब करते हैं। अगर आप किसी भी जार में KOH को मिला के रख दोगे तो उसका काम क्या होगा कि जितनी कार्बन डाइऑक्साइड है वो खुद ही अब्जॉर्ब कर लेगा, तो प्लांट को नहीं मिल पाएगी। तो उससे होगा क्या, देखो पहले क्या बोलते हैं, जिसमें हमने रखा हुआ है KOH को, मतलब जिस जार के अंदर KOH प्रेजेंट है उस जार में क्या होगा कि एब्जॉर्ब हो जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड उस जार में, तो वो क्या करेगी, प्लांट के लिए कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबिलिटी कम करा देगी। ठीक है, जिसकी वजह से जो अमाउंट ऑफ स्टार्च प्रोड्यूस होना चाहिए या तो वो बहुत मिनिमल होगा या फिर होगा ही नहीं। ठीक है, जिस जार में KOH प्रेजेंट है उस जार की मैं बात कर रही हूँ।
ठीक है, जिसमें KOH नहीं प्रेज़ेंट है, विदाउट KOH है जो, उसके साथ क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड की अवेलेबिलिटी होगी, ठीक है? तो वो प्लांट को एक्सपोज़ करोगे जब आप सनलाइट में, तो वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जैसे करता है वैसे ही करेगा, ग्लूकोज़ बनाएगा और और जो भी स्टार्च है उसमें ग्लूकोज़ स्टोर होगा, और ग्लूकोज़ कहाँ स्टोर होता है? स्टार्च में, स्टार्च कहाँ होते हैं? लीव्स में, ठीक है? तो वो प्लांट हेल्दी होगा और उसमें फोटोसिंथेसिस प्रॉपर तरीके से होएगी। ये है पूरा एक्टिविटी जो यहाँ पे एक्सप्लेन्ड है। अब हमने क्या एक्सपेक्ट किया जब मैंने आपको सब कुछ समझा दिया, तो अब इसको ऑप्शंस को पढ़ो। अमाउंट ऑफ स्टार्च विल बी मोर इन प्लांट्स ऑफ फर्स्ट सेटअप एंड लेस इन दैट ऑफ द सेकंड सेटअप। फर्स्ट सेटअप में इसने बोला है KOH मिलाया है तो उसमें क्यों ही होगा, ठीक है? अमाउंट ऑफ स्टार्च विल बी लेस इन प्लांट इन फर्स्ट सेटअप, यस, एंड द मोर इन दैट ऑफ द सेकंड सेटअप, दिस इज ऑल्सो ट्रू। ऐसे ही होगा क्योंकि उसमें KOH नहीं है, उसमें KOH है। स्टार्च विल बी एब्सेंट इन प्लांट ऑफ सेकंड सेटअप, नहीं, उसमें प्रेजेंट होगा। अमाउंट ऑफ स्टार्च विल बी सेम फॉर बोथ द प्लांट, हाउ कैन दिस बी पॉसिबल? तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया, तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे इसीलिए करेक्ट हो गया। एक्टिविटी आप उस पेज नंबर से पढ़ लेना। नाउ कम टू 74, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स इज मेड फर्स्ट ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। हमने हमेशा से पढ़ा है कि हार्ट सबसे पहले डेवलप होता है, लेकिन नहीं, इसने प्रॉपरली मेंशन किया हुआ है कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में क्या होता है। तो ये एक डायग्राम है, ये आप ध्यान से देखो। इसमें क्या हो रहा है, जैसे ये तो बहुत टेक्निकल टर्म्स में लिखा हुआ है, लेकिन आप सबसे पहले देखो जो A1 A2 A3 B1 B2 B3 जो है, A1 में तो सेक्शन शो किया है, A2 में क्या हुआ, सबसे पहले न्यूरल फोल्ड बना है, फिर एमनियन बना है, फिर A3 में देखो न्यूरल क्रेस्ट बना है, न्यूरल ट्यूब बना है, ठीक है, न्यूरल ट्यूब बना है। उसके बाद यहाँ पे हर्ट बन रहा है, नोटोकॉर्ड बन रहा है, फोर ब्रेन आ रहा है। ये B2 में हो रहा है, मतलब B1 तो आप छोड़ दो, B2 में देखो क्या हो रहा है। अम्बिलिकल कॉर्ड अगर पूछे, अम्बिलिकल वेसल कभी पूछे तो B1 में है। तो थर्ड में थर्ड स्टेज मतलब टोटल स्टेज का थर्ड या फोर्थ स्टेज में हार्ट बन रहा है अगर टेक्निकली देखा जाए तो यहाँ पे इसीलिए हार्ट नहीं होके आंसर न्यूरल ट्यूब होगा। अब इसका एक्सप्लेनेशन सुन लो कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता क्या है। एक ऐसा हाई कॉम्प्लेक्स एंड कोऑर्डिनेटेड प्रोसेस होता है जिसमें फर्टिलाइजेशन स्टार्ट होता है। इस फेज में क्या होता है कि एम्ब्रियो रैपिड चेंजेस करता है, सेलुलर डिविजन्स में जाता है और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गन्स एंड टिश्यूज के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। आपने पढ़ा तो होगा, ब्लास्टोसिस्ट बनता है, उसके बाद ओव्यूल जो होता है वो मल्टीपल ओवरी और जाइगोट जो भी होता है वो डिवीजन में जाता है, 1632 ऐसे करके डिवाइड होता चला जाता है फर्दर, फिर ब्लास्टोसिस्ट बनता है, फिर पूरा वो फॉर्मेशन होता है। तो उसमें कैसे कैसे स्टेज पे क्या क्या बनता जाता है, ये उसका प्रोसेस है, ठीक है। और इसी पूरे प्रोसेस को हम ऑर्गेनोजेनेसिस बोलते हैं, जो एक ऐसा फेज होता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का जिसमें मेजर ऑर्गन्स स्टार्ट करते हैं फॉर्म होना। तो हार्ट इज तो फर्स्ट ऑर्गन है जो डेवलप होता है, लेकिन इसने यहाँ पे पूरा मतलब टेक्निकलिटीज से पूछा है। तो न्यूरल ट्यूब अगर इसने दिया है तो हमें ये मारना है, अगर न्यूरल ट्यूब नहीं दिया होगा तो हम हार्ट आंसर मारेंगे, ठीक है। स्किन तो है फर्दर अर्ली स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी में ही डेवलप हो जाती है, और वो डेवलपमेंट डिफरेंशिएशन चलता ही रहता है थ्रू आउट, ठीक है। जब तक पूरा डेवलपमेंट होता है तो स्किन तो डेवलप होती ही चली जाती है। न्यूरल ट्यूब का देखो कब से स्टार्ट हो जाता है कि जैसे ही ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बनना शुरू होती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जैसे फॉर्मेशन होने लगता है, उसको हम न्यूरोलेशन बोलते हैं, ठीक है। ये इतना तो पूछेगा नहीं, लेकिन आप ऐसे ही समझ लो, न्यूरोलेशन बोलते हैं। और ये बहुत ही अर्ली डेवलपमेंट, मतलब थर्ड वीक में ही डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है, जेस्टेशन के पीरियड में, ठीक है, थर्ड वीक में। इतना बहुत है। फिर स्फिंक्टर ऑफ ओडाई गार्ड, ये तो डायरेक्टली एज इट इज एनसीईआरटी में दिया हुआ था, तो मैंने उससे यहाँ पे डायग्राम भी लगा दिया है कि स्फिंक्टर ऑफ ओडाई डिसफंक्शन किसे बोलते हैं। इसमें देखो, ये एक मस्कुलर वाल्व होता है जो कहाँ पे लोकेटेड होता है, एक ड्यूडेनम और हेपाटोपैनक्रियाटिक डक्ट के बीच में। ये आप देख सकते हो, पैनक्रियाटिक डक्ट है और ये ड्यूडेनम, मतलब पूरा ड्यूडेनम स्टमक का पार्ट है, तो उसमें ही ये प्रेजेंट होता है स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। इसका काम क्या होता है कि ये रेगुलेट करता है फ्लो ऑफ बाइल एंड, देख लिख लो, फ्लो ऑफ बाइल एंड पैनक्रियाटिक जूसेस को स्मॉल इंटेस्टाइन में फ्लो कराने के लिए रेगुलेशन के हेल्प करता है। इसका मेन रोल यही है। और ये क्या करता है, ये प्रिवेंट करता है कि कुछ भी जो इंटेस्टाइन में है वो कंटेंट बाइल और पैनक्रियाटिक डक्ट में जो प्रेजेंट है वो प्रॉपर डाइजेशन में हेल्प करे और डक्ट्स को प्रोटेक्ट करे और बैकवर्ड फ्लो नहीं हो जाए इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है। और ये बहुत सारे अदर हार्मोन्स भी हैं जो इसमें हेल्प करते हैं, न्यूरल सिग्नल्स प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि कॉलेसाइको, आपको इतना तो जानने की जरूरत नहीं है।
वैसे कोलेक्साइटोनिन होता है एक जो स्टिमुलेट करता है रिलैक्सेशन एंड फैसिलिटेट करता है फ्लो ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस। तो उतना सब नहीं जानना है, सब आपको जितना जानना है कि इसका काम क्या होता है कि ये प्रिवेंट करता है कोई भी ऐसे रेगुलेशन को जो स्मॉल इंटेस्टाइन में वापस फ्लो नहीं कराए, ठीक है। पैनक्रियाटिक और जूसेस से डाइजेशन प्रॉपर हो जाए, यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये आप इसका डायग्राम देख लो, डिओडेनम और हेपाटोपैनक्रियाटिक डक्ट के पास पास में, सिंपल। और ये आपको और अच्छे से पढ़ना है तो 11th क्लास की एनसीईआरटी डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन में आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। नाउ कम टू 76, इसमें क्या बोल रहा है कि इन plant tissue culture explant is transferred into medium containing which of the following substances। देखो, अभी प्लांट टिश्यू कल्चर होता क्या है? प्लांट टिश्यू कल्चर एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें हम प्रॉपर तरीके से सेल्स को, टिश्यू को, ऑर्गन्स को एक कंट्रोल्ड स्टेराइल एनवायरनमेंट में और एक न्यूट्रिएंट रिच एनवायरनमेंट में वो करते हैं, डेवलप करते हैं किसी भी प्लांट को, ठीक है। और एक्सप्लांट क्या होता है कि वो एक ऐसा पार्ट होता है प्लांट का जिसमें लीफ, स्टेम, रूट्स, एम्ब्रियो, इन सब का एग्जिस्टेंस होता है जिसको हम इनिशिएट करते हैं डेवलपमेंट में, ठीक है। कोई भी हम प्लांट का पार्ट ले लेते हैं जिसको हम डेवलपमेंट में हेल्प कराते हैं, मतलब एक्सटर्नल डेवलपमेंट जिसका कराते हैं उस कल्चर में, उसी को हम एक्सप्लांट बोलते हैं। और न्यूट्रिएंट मीडियम क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि वो एसेंशियल सब्सटेंसेस को प्रोवाइड करता है फॉर द बेटर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जैसे कि कार्बन सोर्सेज लाइक शुगर और प्लांट हार्मोन्स, उन सबको एक्सटर्नली हम देते हैं ताकि एक अच्छा प्लांट डेवलप हो जाए। खुद से सेल्फ फोटोसिंथेसिस होता है या सेल्फ डेवलपमेंट जब प्लांट का किसी का होता है तो हमें नहीं पता, हम उसे कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में नहीं करें। जैसे आप ये समझो आईवीएफ, उसमें आजकल क्या टेक्निक होने लगा है कि आप चाहो तो अच्छे जीन्स डलवा दो, आप चाहो तो ब्राउन हेयर, कर्ली हेयर, जैसा भी आप चाहो उसको डेवलप करा सकते हो अकॉर्डिंग टू योर नीड्स। हाईली स्पेशलाइज्ड टेक्निक्स आ चुकी हैं। वैसे ही प्लांट टिश्यू कल्चर है जिसमें आप अपने हिसाब से प्लांट्स का डेवलपमेंट करा सकते हो, ठीक है। अब उसमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं प्लांट कल्चर को डेवलप करने के लिए? शुगर चाहिए, हाँ जी। हार्मोन चाहिए, हाँ जी। अमीनो एसिड चाहिए, यस बिल्कुल। विटामिन चाहिए, बिल्कुल चाहिए। लेकिन फैट्स और विटामिन का क्या ही यूज़ है? मुझे फैट्स और विटामिन क्यों ही चाहिए होंगे किसी भी प्लांट को डेवलप कराने के लिए? फैट्स तो बाद में बनेगा ना। शुगर कैसे एक्ट करता है कि कार्बन का सोर्स होता है जो एनर्जी प्रोवाइड करता है, इसीलिए हमें ये जो होता है वो एनर्जी प्रोवाइड करता है क्योंकि ये कार्बन का सोर्स होता है। तो इसीलिए हमको ये चाहिए होता है किसी भी ग्रोथ के लिए प्लांट के। अभी प्लांट हार्मोन्स जो होते हैं वो हमें क्यों चाहिए होता है? जैसे आईएए हो गया, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन में आपने पढ़ा होगा, एनएए हो गया, बीएपी हो गया, फिर आपका काइनेटिन हो गया, ठीक है। ये सब जो होते हैं सेल एलॉन्गेशन, रूट फॉर्मेशन, साइटोकाइनिन सेल डिवीजन में हेल्प करता है, शूट फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो ये हार्मोन्स तो चाहिए ही प्लांट के डेवलपमेंट के लिए। और कुछ अमीनो एसिड्स जैसे कि आपके ग्लाइसिन, ठीक है, और कुछ विटामिन जैसे कि आपका थायमिन और कौन सा होता है, पायरिडॉक्सिन, ठीक है। ये जो होते हैं ये सपोर्ट करते हैं एक्सप्लांट ग्रोथ को, तो इसीलिए ये चाहिए होता है। फैट्स का इसमें कोई रोल नहीं होता, इसलिए ये कट जाएगा, तो इसीलिए 4 and 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा और इसीलिए ये ऑप्शन दिया हुआ है। आपको अब और भी पढ़ना है कि किस तरीके के प्लांट टिश्यूज और प्लांट कल्चर होते हैं। तो सीड होता है, एम्ब्रियो होता है, मेरिस्मेटिक कल्चर होता है, बर्ड कल्चर होता है, कैलस। कैलस क्या होता है आप मुझे कमेंट में लिख के बताओ, मैंने कल आपको बताया था। सेल सस्पेंडेड कल्चर होता है और एंथर कल्चर होता है, प्रोटोप्लाज्म, तो बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। कैलस का डेवलपमेंट ये है, इन्होंने दिखाया, बस डायग्राम के थ्रू मैंने आपको टाइप्स बताया। नाउ कम टू बायोफोर्टिफिकेशन। इसकी डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए। बायोफोर्टिफिकेशन क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस होता है जो कि न्यूट्रिशनल क्वालिटी ऑफ फूड क्रॉप्स को इम्प्रूव करने के लिए हम एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस करते हैं, कन्वेंशनल प्लांट ब्रीडिंग कराते हैं और मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी को यूज करते हैं, ठीक है। इसमें ब्रीडिंग क्रॉप्स हायर लेवल ऑफ विटामिन, मिनरल्स, हायर प्रोटीन्स एंड हेल्दियर फैट्स को डेवलप कराते हैं। बायो फोर्टिफिकेशन मतलब आर्टिफिशियली फूड को आप प्रोड्यूस कर रहे हो लेकिन उसमें और मिनरल्स जो कि इसमें मिसिंग है, नेचुरली प्रेजेंट नहीं है, उनको डालने के बाद में, जैसे कि आजकल आपने सुना होगा एमएसपी वगैरह में गवर्नमेंट क्या करती है, जैसे आपको मिड डे मील जो प्रोवाइड होते हैं स्कूल में, ठीक है, उसमें गवर्नमेंट का अभी कहना क्या है, जो भी आप खाना प्रोवाइड करो उसमें देखो कि हम विटामिन की पूर्ति कर पा रहे हैं कि नहीं। राइस अगर आप प्रोवाइड कर रहे हैं तो उस राइस में विटामिन ए है कि नहीं है, या फिर हम गोल्डन राइस, ये आपने सब सुना होगा, या फिर मिल्क में हम प्रोड्यूस कर रहे हैं कि अच्छा इंग्रेडिएंट्स प्रेजेंट हैं कि नहीं है, तो उसको हम फोर्टिफिकेशन करते हैं। फोर्टिफिकेशन का मतलब एक्सटर्नली न्यूट्रिएंट्स को हम प्रोवाइड करा रहे हैं फूड प्रोसेसिंग के थ्रू, ताकि हम एक हेल्दी न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सके
चाहे वो किसी भी फ़ील्ड में हो उसको। तो बायो फोर्टिफिकेशन उसी को बोलते हैं जिसमें हम न्यूट्रिशनल कंटेंट को ऐड कर रहे हैं स्टेपल्स क्रॉप में, जैसे कि राइस, व्हीट, मेज़, किसी भी चीज़ में। फिर उसको हम और माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी जैसे कि हिडन हंगर वगैरह है, वर्ल्ड वाइड इतना हंगर है, हंगर इंडेक्स हमारा भी बहुत हाई है, तो उन सबको कम करने के लिए हम लोग फोर्टिफाइड फूड को प्रोवाइड कराना स्टार्ट कर रहे हैं, उनको क्रॉप में ही न्यूट्रिएंट डालना शुरू कर दे रहे हैं। जैसे कि आपने सुना होगा, एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ, ये सब मेंस में कोट करने के लिए हेल्पफुल है। आयरन रिच पर्ल मिलेट्स आपने सुने होंगे, ठीक है। और विटामिन ए, मैंने अभी बताया विटामिन ए इन रिच स्वीट पोटैटोज आने लगे हैं, ठीक है। फिर आपका जिंक इनरिच्ड व्हीट आने लगा है, ठीक है। तो ये सब बायो फोर्टिफिकेशन का पार्ट है। ये ऐसा रफ डायग्राम आप देख लो, और इसे फ्लो चार्ट के फॉर्मेट में अगर फोर्टिफिकेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है उसमें भी कोट कर सकते हो। नाउ कम टू दिस पार्ट। ये पूछ रहा है कि 78 में सेम प्लांट में हैव बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं। अब तो मैंने यहाँ पे तो डिफरेंस आपको दिखा दिया, टेबल, ये टेबल जो मैंने प्रोवाइड किया इसमें होमोथैलिक एंड हेट्रोथैलिक के बीच का डिफरेंस है, ये आप अपने लिए खुद से पढ़ लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेके, ठीक है। और आपको ये रिप्रोडक्शन इन प्लांट क्लास 10th और 11th 12th दोनों में मिल जाएगा, सॉरी 12th में मिल जाएगा। अब आपको इसकी डेफिनेशन बना पता होना चाहिए कि क्या होता है कि अगर बोथ मेल और फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही स्ट्रक्चर में प्रेजेंट हो ऑन द सेम इंडिविजुअल, तो उसे हम बोलते हैं मोनोइशियस, ठीक है। सेम चीज क्या होता है मोनोथेलिक, क्या होता है, ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि फंजाई और अलगी, उनके पास जो एबिलिटी होती है कि वो सेल्फ फर्टिलाइज कर पाए, ये सेल्फ फर्टिलाइज कर पाते हैं, ठीक है। इनके एग्जाम्पल लिख देते हैं तो इजी हो जाएगा। फंजाई प्लस एल्गी, इनके पास इतनी एबिलिटी होती है कि सेल्फ फर्टिलाइज कर पाए, क्योंकि क्यों सेल्फ फर्टिलाइज कर पाते हैं, क्योंकि इनके पास मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही इंडिविजुअल में प्रेजेंट होते हैं, मेटिंग के जो इजीली मेटिंग हो जाए। प्लांट्स में जो ये टर्म है उसे हम मोनोइशियस बोलते हैं, और इसको हम होमोथैलिक बोलते हैं ऑर्गेनिजम्स में। अब इसके एग्जांपल्स आप देखो, इसके डायग्राम से आप समझ लो, ये कंप्लीट फ्लावर है जिसमें ओव्यूल, एंथर, स्टेमन, फिलामेंट, तीनों चीज, ओव्यूल, ओवरी, एंथर, स्टेमन, फिलामेंट, दोनों तीनों चीजें प्रेजेंट है, स्टिग्मा भी है, स्टाइल भी है। लेकिन यहाँ पे देखो सिर्फ और सिर्फ ओव्यूल और ओवरी प्रेजेंट है, तो ये सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं कर पा रहा है, ये डायोइशियस है, ठीक है। जिम्नेशियस फ्लावर है, और ये पूरा कंप्लीट फ्लावर है जिसमें आपके ओवरी और एंथर दोनों ही प्रेजेंट है, ठीक है। ये फीमेल ही सिर्फ ऑर्गन्स इसमें प्रेजेंट है डायोइशियस में। अब इसके एग्जांपल्स क्या होते हैं, डायोइशियस के एग्जांपल्स मैं आपको दे देती हूँ, ये पूछा जा सकता है, जैसे पपाया, जैसे डेट प्लम, डेट पाम होगा, हाँ डेट पाम, और एक होता है आपका कैनाबिस। और इसके एग्जांपल्स होते हैं क्या होते हैं, मेज, कोकोनट, और क्या हो सकता है, पंपकिन, और शायद कुकुम्बर, यस कुकुम्बर, ठीक है। ये हो गए आपके मोनोएशियस के प्लांट के एग्जांपल्स। सेम आप मुझे एग्जाम कमेंट में लिख के दो होमोथेलिक के एग्जांपल्स, वैसे तो यहाँ पे मेंशन है लेकिन आप एक्स्ट्रा इसके अलावा लिख के दो, ठीक है। सो आंसर इज फर्स्ट, जिसमें दोनों मेल और फीमेल ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फिर चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट सीक्वेंस इन द वेस्ट मैनेजमेंट, मोस्ट इजी क्वेश्चन, 6 7 8 9 सब में आपने पढ़ा होगा। तो वेस्ट मैनेजमेंट सबको पता है कि एक सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है वेस्ट हैंडल करने के लिए, इंसेप्शन से फाइनल डिस्पोजल तक। हाँ, ये भी याद रखो कि इंसेप्शन क्या होता है और फाइनल डिस्पोजल तक की जो मैकेनिज्म होती है वो उसमें कौन कौन से स्टेप्स आते हैं, ये आप लिख लेना, वो इंपॉर्टेंट है। प्रिवेंशन, मतलब ये तो यहाँ पे दिया ही हुआ है लेकिन फिर भी इंसेप्शन से स्टार्ट होता है, ठीक है। और मिनिमाइज करता है इम्पैक्ट को, ह्यूमन हेल्थ को इम्प्रूव करता है। हायरार्की ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट, सिस्टमैटिकली अप्रोच में कैसे फॉलो करना है, उसके एक्शंस क्या होने चाहिए, वो सब प्रोसेस को हम वेस्ट मैनेजमेंट बोलते हैं। इसमें जो ऑफन प्रेजेंट होता है जैसे कि रिसाइकल, रिड्यूस, रीयूज, ये सारे एक मैनेजमेंट के लास्ट रिजॉर्ट है कि कैसे हम डिस्पोज करें किसी भी वेस्ट को। सबसे पहले क्या होता है, प्रिवेंशन, द फर्स्ट हैंड इंपॉर्टेंट स्टेप होता है ये। जनरेशन, जैसे जहाँ जहाँ रिसोर्सेज है वहां से जनरेट करो, और वेस्ट को तो एक साथ लेके आओ, मतलब आप समझ गए ना कि कैसे ये कर रहे हैं। पहले प्रिवेंट करते हैं कि हम जितना हो सके मिनिमाइज करें खुद से ही, सेल्फ मतलब घर में ही। आप भी अगर घर में रह रहे हो तो आप
ड्राई वेस्ट और वेट वेस्ट को अलग करना स्टार्ट कर दो, ग्रीन और ब्लू पॉलीथीन्स जो होती हैं वो यूज़ करना स्टार्ट, पॉलीथीन्स भी भले भले मत यूज़ करो, आप अपने वेजिटेबल्स वगैरह को खाद में यूज़ करो जितना हो सकता है, तो वो फिर रीयूज़ करो, अगर अगर आप बॉटल्स हैं उससे प्लांट्स के लिए वो बना सकते हो, गमले बना सकते हो, वो बना लो, तो वो वहाँ पे रीयूज़ करो, रिसाइकल करो एंड देन डिस्पोज़ करो, जो भी बायोडिग्रेडेबल है वो ही प्रोडक्ट यूज़ करने का ट्राई करो, तो वो डिस्पोज़ भी हो जाएगा, तो ये सिंपल है, इसका आंसर ये हो जाएगा। देन 80 में आपको चैप्टर 6 ऑफ इवोल्यूशन में मिल जाएगा, इसका है मैच द साइंटिस्ट विद देयर कंट्रीब्यूशन इन इवोल्यूशन ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। देखो, ओपेरन हेल्डन का क्या है, इन्होंने सबसे पहले क्या, ओपेरन हेल्डन ने सबसे पहले क्या किया था, प्रीबायोटिक सूप थ्योरी दी थी, मतलब 1920s में इन्होंने ये बोला था कि जो लाइफ है वो ओरिजिनेट होती है एक प्राइमोर्डियल सूप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो अर्थ में प्रेजेंट, अर्थ के बहुत पहले के ओशियंस में प्रेजेंट है, और ये कैसे होता है, ये इन्फ्लुएंस ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज लाइक यूवी रेडिएशन और लाइटनिंग से होता है। इनका ये कहना था कि एक सूप, इनका बस याद होगा एक सूप थ्योरी 1920 में इन्होंने दी थी, इन्होंने बोला था कि यूवी रेडिएशंस की वजह से जो भी ओशियन है वो पूरे सूप की तरह एक्ट करता है, और उसमें जो भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं वो हीटअप हो जाते हैं, लाइटनिंग प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से ऑर्गेनिजम्स बनते हैं या ओरिजिन होती है लाइफ की। फिर लुइस पास्चर का क्या है, इन्होंने बायोजेनेसिस दी थी। लुइस पास्चर ने क्या बोला था कि 19 सेंचुरी में आइडिया ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन इन्होंने क्लेम किया था कि लाइफ जो है नॉन लिविंग मैटर से ही अराइज हुई है, और इन्होंने ये डिमॉन्स्ट्रेट कैसे किया था कि प्री एग्जिस्टिंग लाइफ है, मतलब जो भी चीजें हमारी अभी ओरिजिन ऑफ लाइफ में हुआ है वो पहले से ही प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से आया है, तो उसे बायोजेनेसिस बोलते हैं, इस टर्म को ही बायोजेनेसिस बोलते हैं, जो प्रोसेस है पूरा। और इसका एक और बहुत फेमस इनका एक्सपेरिमेंट था, उसे हम बोलते हैं स्वैन नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ये क्या शो करता है कि जो स्टरलाइज्ड ब्रॉथ होता है वो हमेशा फ्री रहता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के फॉर्मेट में, अनलेस वो किसी भी कंटेमिनेटेड एयर में एक्सपोज नहीं किया जाए। तो ये तो आपसे अगर पूछेगा नेक्स्ट टाइम तो यही पूछ सकता है कि स्वैन नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट किसका है, तो लुइस पास्चर का। लेकिन इनका थ्योरी ये था कि प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ही नॉन लिविंग, मतलब प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग मैटर से ही हमारी लाइफ अराइज हुई है, तो इसे बायोजेनेसिस बोलते हैं। फिर आपका स्टैनली एंड मिलर मिलर ने क्या बोला था कि ओरिजिन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की थ्योरी उन्होंने दी थी। इनका कहना ये था, इनके साथ एक और बंदा, क्या नाम था, हाँ, हेरोल्ड यूरे। एक मॉडल हम लोग पढ़ते हैं ना, मिलर एंड हेरोल्ड का मॉडल, तो ये उनके मॉडल पे बेस है। उन्होंने क्या बोला था, ये 1953 के अराउंड इन्होंने ये थ्योरी दी थी। उन्होंने ये बताया था कि जो भी अर्थ के पहले कंडीशंस थी, मतलब उन्होंने एक पूरा स्टिमुलेटेड कंडीशंस बनाया जिसमें उन्होंने अर्ली अर्थ कंडीशन को रखा, जैसे कि मिक्सचर ऑफ गैसेस लाइक मीथेन आपका, और इन्होंने अमोनिया, वाटर वेपर, अलॉन्ग विथ कुछ इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज। ठीक है, इन्होंने इस कंडीशन को एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू बनाया, और उसने ही उसी के थ्रू इन्होंने कहा कि सक्सेसफुली लाइफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल अमीनो एसिड के फॉर्मेट में प्रोड्यूस हुई। ठीक है, इन्होंने यही बोला कि अमीनो एसिड के फॉर्मेट में लाइफ प्रोड्यूस हुई है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं ओरिजिन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। इनका कहना ये था, ये सारी कंडीशंस को डालने के बाद ही लाइफ ओरिजिनेट हुई है, जैसे कि पहला ऑर्गेनिक मैटर या मॉलिक्यूल अमीनो एसिड। ठीक है, एरिस्टोटल का सीधा सीधा कहना क्या था, स्पॉन्टेनियस जेनरेशन, डी का 1। इन्होंने ये बताया था कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो स्पॉन्टेनियसली ही नॉन लिविंग मैटर से बने हुए हैं, जैसे कि जब हम डिकेइंग मीट को देखते हैं तो उसमें मैगेट्स फॉर्म हो जाते हैं, वैसे ही इन्होंने बताया था कि नॉन लिविंग मैटर से ही लिविंग मैटर जनरेट होता है। इन्होंने ये बोला था कि एग्जाम्पल इनका ये था कि मैगेट्स जैसे फॉर्म हो जाते हैं डिकेइंग मैटर पे। ठीक है, तो ये आप मैच कर लो, दिस इज द करेक्ट आंसर। और ये चैप्टर 6 ऑफ इवोल्यूशन से आप पढ़ भी सकते हैं। नाउ कम टू दिस 81। ये क्या बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्केचेस shown below most closely shows the variation of kinetic energy of the earth as it moves once around the sun in its elliptical orbit। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो सन के अराउंड मूव करते हैं तो क्या कंडीशन होती है कि उसे पेरिहीलियन, और क्या कंडीशन होती है उसे एपिहीलियन बोलते हैं।
जब सन का डिस्टेंस अर्थ से काफी दूर होता है, अपार्ट, आप ऐसे याद रखो, अपार्ट से एपीहीलियन, तो उससे हम बोलते हैं एपीहीलियन कंडीशन। और जैसे ही सन का अर्थ के पास होती है, तब डिस्टेंस जितना कम होता है उन दोनों के बीच में, उसे बोलते हैं पेरीहीलियन। पास से पेरीहीलियन, अपार्ट से एपीहीलियन, ऐसे याद रखोगे हमेशा, कभी भूलोगे नहीं। ठीक है, तो इस कंडीशन को तो हम पेरीहीलियन और एपीहीलियन बोलते हैं। अब इन्होंने बोला है कि जब एलिप्टिकल ऑर्बिट ऑर्बिट में अर्थ मूव करती है तो होता है क्या, देखो इसका आंसर ये डायरेक्टली मैंने मेंशन भी करा था कि व्हेन द अर्थ इज क्लोज टू द सन, क्लोज टू द सन मतलब पेरीहीलियन वाली कंडीशन, स्पीड ऑफ द अर्थ इज मैक्सिमम, हेंस द काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम। काइनेटिक एनर्जी स्पीड पे कैसे डिपेंड कर रही है, आपको पता है हाफ एम वी स्क्वायर होता है, वी इज द वेलोसिटी, जितनी ज्यादा वेलोसिटी उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो जितनी पास में है उतना अर्थ का मूवमेंट ज्यादा है, जिसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है। और जब अर्थ फारदेस्ट है, मतलब एपीहीलियन कंडीशन पे है, तो सन की स्पीड जो होती है वो मिनिमम होती है, जिसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी भी मिनिमम होती है, बट कभी जीरो या नेगेटिव नहीं होती है, क्योंकि अर्थ कंटिन्यूसली मूव कर रही है। तो वेरिएशन जो शो होगा वो इसके हिसाब से ऑप्शन डी है, हमारे हिसाब हिसाब से ऑप्शन 3, ये वाला कंडीशन है। इसमें कभी जीरो नहीं है, कुछ टाइम पे ज्यादा कुछ टाइम पे कम, ऐसा वाला है, इसीलिए इसे पीरियोडिक वेरिएशन भी बोलते हैं। ठीक है, इसका मतलब जहां पे वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, जहां पे वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो काइनेटिक एनर्जी भी डिक्रीज होगी, सिंपल एज दैट। नाउ कम टू दिस वन, आपको कहीं से भी लगा ये बहुत डिफिकल्ट था, ये चैप्टर 11 ऑफ क्लास 9th में मिल जाएगा, सेम एज इट इज पूरा का पूरा डायग्राम। नाउ कम टू दिस पार्ट, ये आपको क्लास 9th में कैथोड रे, हाँ क्लास 9th में आपको ये मिल जाएगा, जेजे थॉमसन मॉडल। जेजे थॉमसन मॉडल क्या था, कैथोड कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट था। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट का ये उन्होंने पूरा दे रखा है, ये आप देख लो। इसमें इन्होंने क्या बोला है कि जेजे थॉमसन ने यूज किया था कैथोड रे ट्यूब टू स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन को कैसे इन्होंने स्टार्ट किया था कि इन्होंने डिटरमाइन ये किया था कि चार्ज टू दी मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मतलब चार्ज टू दी मास रेशियो मतलब E अपॉन M। ये तो थ्योरेटिकल पार्ट है, आपको ऐसे ही रटना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन टू मास का रेशियो होता क्या है, और ये एक्सपेरिमेंट डेमोन्स्ट्रेट करता है कि कैथोड रेज एंड जो होती है वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होती है, उसमें इलेक्ट्रॉन, देखो मैंने ये मेंशन किया, कैथोड रे पे नेगेटिव चार्ज होता है, एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट की थी कैथोड रे के अराउंड, जिससे मेजर हुआ था कि डिफ्लेक्शन हो रहा है इनमें या नहीं हो रहा है इनकी फील्ड्स में। तो उससे चार्ज और मास का रेशियो डिवाइड हो रहा था, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे थे और डिफ्लेक्ट भी कर रहे थे, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड और डिफ्लेक्ट कर रही थी, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों। तो उन्होंने बताया कि कुछ तो चेंजेस आ रहे हैं मूवमेंट की वजह से, और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि कैथोड पे नेगेटिव चार्ज है और एनोड पे पॉजिटिव चार्ज है, हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्जेस का मूवमेंट हो रहा है इस वजह से। तो ये चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्होंने यहाँ से समझाया था। लेकिन इनके एक लिमिटेशंस भी थी, क्या नहीं एक्सप्लेन कर पाए थे, इन्होंने ये नहीं बता पाए थे कि चार्ज टू मास रेशियो ऑफ प्रोटॉन क्या है, और चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन जो होता है वो लेटर किसने डिटरमाइन किया था, मिलिकन्स ने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से। तो आप ये भी याद रख सकते हो कि मिलिकन्स का ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट था। ठीक है, और स्ट्रक्चर ऑफ एटम और द लोकेशन ऑफ इट्स मास इन द न्यूक्लियस भी इन्होंने नहीं समझा पाए थे कि क्या होता है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, और मास ऑफ द न्यूक्लियस क्या रहेगा, ये भी ये नहीं समझा पाए थे। तो ये न्यूमेरिकल वैसे तो मैं, हाँ तो इसका आंसर तो फर्स्ट हो गया। ठीक है, अब 83 पे क्या है, बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल है, लेकिन मैं इसे कवर करूंगी न्यूमेरिकल वाले पार्ट में, और आपको सिर्फ मोलैलिटी इसकी निकालनी है, आपको इसका मोलर मास से पता होना चाहिए, इसकी डेफिनेशन डेंसिटी इनटू गैस कांस्टेंट इन टेम्परेचर अपॉन प्रेशर। अगर आपको ये पता है तो आप इसको आराम से निकाल सकते हो, क्योंकि सब सारे ही वो दिए हुए हैं आपको कि कितना क्या है, किसका क्या वैल्यू है, सब कुछ दिया हुआ है, तो ये पुट करके आंसर आ सकते हैं डायरेक्टली, लेकिन ये मैं बाद में कवर कराऊंगी। नेक्स्ट कम्स टू दिस पार्ट 84th नंबर पे, अरेनियस, ब्रॉन्स्टेड लॉरी एंड ल्योरी थ्योरीज को कौन सा बेस है जो ये तीनों को एक्सप्लेन कर पा रहा है, कि विच इज द बेस अंडर द अरेनियस, ब्रॉन्स्टेड लॉरी एंड ल्यूइस थ्योरी। इनके तीनों के जो थ्योरीज है वो थ्योरेटिकल पार्ट आपको पता होना चाहिए, इसको डिटेल में नहीं जानना है आपको क्या होता है क्या नहीं होता है, एसिड बेस के चैप्टर 2 ऑफ क्लास 10 में आपको मिल जाएगा, लेकिन मैं आपको समझा देती हूँ इन तीनों की थ्योरीज है क्या।
अरेनियस की थ्योरी क्या बोलती है कि बेस एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो OH आयन की कॉन्सेंट्रेशन को aqueous सॉल्यूशन में इंक्रीज कर देता है। ठीक है, OH आयन की कॉन्सेंट्रेशन को, बस आप ऐसे सिंपल से याद रखो, OH आयन की कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज कर देता है, उसे हम बेस बोलते हैं एक किसी भी aqueous सॉल्यूशन में। ब्रॉन्स्टेड लॉरी ने क्या बोला था कि बेस एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर पाता है, मतलब एक्सेप्ट अ प्रोटॉन, प्रोटॉन को जितना एक्सेप्ट कर पाएगा उसे ही हम बेस बोलेंगे, वो सब्सटेंस को हम बेस बोलेंगे। अब और ल्यूइस थ्योरी क्या बोलता है, ल्यूइस थ्योरी ये कहता है कि बेस एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो इलेक्ट्रॉन के पेयर को डोनेट कर पाए। ठीक है, अब ये आपको समझ में आ गया इन तीनों ने क्या क्या बोला है अपने अपने पार्ट पे। अब हम पर्टिकुलरली ऑप्शंस को सेटिस्फाई करके देख लेते हैं कि OH नेगेटिव क्या सेटिस्फाई करता है इन तीनों ऑप्शंस को। हाँ जी, अरेनियस के अकॉर्डिंग क्या होता है, OH आयन इंक्रीज होते हैं तो OH आयन की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होती है। हाँ जी, तो फिर एक बेस बनता है यस। लाउरी कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि OH आयन कितने एक्सेप्ट कर सकता है प्रोटॉन को टू फॉर्म वाटर, तो ये भी यहाँ से एक्सप्लेन हो गया। लुइस क्या बोलते हैं कि OH आयन डोनेट करता है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, हाँ ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। ठीक है, तो ये भी यहाँ से एक्सेप्टेड हो गया कि OH आयन तो होगा ही होगा, तो ये करेक्ट आंसर है। अब O2 नेगेटिव क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये ब्रॉन्स्टेड लॉरी और लुइस की थ्योरी को तो एक्सप्लेन कर रहा है लेकिन अरेनियस की थ्योरी को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, क्योंकि OH आयन की कॉन्सेंट्रेशन को ये इंक्रीज नहीं कर रहा है, इलेक्ट्रॉन तो डोनेट कर दे रहा है और ये प्रोटॉन भी एक्सेप्ट कर ले रहा है लेकिन नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट नहीं कर पा रहा है, मतलब कॉन्सेंट्रेशन OH आयन की इंक्रीज नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से ये ऑप्शन गलत हो गया। H2O में क्या हुआ कि एक क्योंकि ये एक न्यूट्रल बेस बना रहा है जिसकी वजह से ये ऑल तीनों थ्योरीज को तो एक्सेप्ट कर ही नहीं पा रहा है, और न्यूट्रल वाला तो कॉन्सेप्ट है ही नहीं। किसी भी OH आयन को अगर नहीं एक्सेप्ट कर पा रहा है या नहीं डोनेट कर पा रहा है तो तीनों थ्योरीज को कवर कर रहा है और ये न्यूट्रल पार्ट पे, इसीलिए ये ऑप्शन गलत है। फिर NH3 क्या हो गया, ये जो बेस है ब्रॉन्स्टेड और लॉरी की और लुइस की थ्योरी को तो एक्सप्लेन कर दे रहा है कि इलेक्ट्रॉन भी डोनेट कर दे रहा है और एक्सेप्ट भी कर ले रहा है प्रोटॉन्स को, लेकिन OH आयन की कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज नहीं कर पा रहा है, तो ये इसलिए यहाँ से गलत हो गया। इसलिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इसको और डिटेल में पढ़ने के लिए आप एसिड बेस चैप्टर को पढ़ लोगे। ठीक है, नाउ कम टू दिस पार्ट 85. A block slides across a rough horizontal tabletop. Which of the following is true for the work done for the frictional forces? Frictional forces का मतलब क्या होता है कि आपको किसी भी चीज को, फ्रिक्शन का मतलब सिंपल क्या होता है कि एक स्मूथ चिकना सरफेस है, उस पर पानी की ड्रॉप डालो बहुत जल्दी फिसल जाएगी, लेकिन वहीं पे एक खुरदुरा सरफेस है, वहां पे आप कुछ भी डालो तो उसको नीचे नीचे ढकेलने में बहुत टाइप दिक्कत होती है। सिंपल ऐसे समझो, चिकनी रोड है उस पर बाइक चलाना बहुत ईजी हो जाएगा, जबकि फिसलने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे, या बारिश हो रही है उसमें फिसलने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे, लेकिन वहीं पे खुरदुरी रोड है उस पर बाइक चलाने में दिक्कत होगी। बाइक मतलब फ्रिक्शन फोर्स क्रिएट होगा जो आपको रोकने की कोशिश करेगा, तो उसे फ्रिक्शन बोलते हैं। खुरदुरा सरफेस फ्रिक्शन फ्रिक्शन जहाँ पे एक्ट होता है उन सारे सरफेस को फ्रिक्शन बोलते हैं। ठीक है, क्या होता है कि हम जब किसी भी ब्लॉक को एक रफ हॉरिजॉन्टल, जिसने मेंशन किया है ना, रफ हॉरिजॉन्टल टेबल पे स्लाइड कराते हैं तो वो एक्ट करता है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के जैसा, जिसमें क्या होता है वर्क डन जो होता है प्राइमरली तो अफेक्ट करता है एनर्जीज ऑफ द सिस्टम को। और कैसे अफेक्ट करेगा, अगर हम काइनेटिक एनर्जी को रिड्यूस कर दे रहे हैं, क्योंकि ऑपोजिंग मोशन पे अभी क्या होता है, देखो आप स्मूथ सरफेस पे वेलोसिटी हाई होगा कि नहीं होगा, क्यों हाई होगा, क्योंकि आराम से एक्सेलरेशन है, फ्लो कर सकती है, कोई भी बीच में रुकावट नहीं है तो आराम से फ्लो कर रहा है, जिसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी भी हाई होगी। लेकिन एक हॉरिजॉन्टल या हॉरिजॉन्टल टेबल पे एक फ्रिक्शनल फोर्स है ऊबड़ खाबड़, तो यहाँ पे भी तो ऑपोजिट फोर्स लग ही रहा है आपको रोकने के लिए, तो वेलोसिटी आपकी कम हो जाएगी ना, जिसकी वजह से आपकी काइनेटिक एनर्जी भी कम हो जाएगी। हाँ, जिसकी वजह से आपकी काइनेटिक एनर्जी भी कम हो जाएगी, तो ये काइनेटिक एनर्जी को ब्लॉक कर रहा है क्योंकि ऑपोजिट मोशन लग रहा है। इंटरनल एनर्जी कैसे ब्लॉक हो रही है या फिर इंटरनल एनर्जी कैसे ज्यादा लग रही है, आप कोई भी काम करते हो, अगर स्मूथली बाइक चल रही है तो आपका पेट्रोल कम कम खर्च हो रहा है, आराम से आप बाइक चला पा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपको फोर्स बैक फोर्स नहीं लग रहा है। लेकिन वहीं पे अगर आपको ऊबड़ खाबड़ जगह पे बाइक चलानी है तो आपको एक्सेलरेशन ज्यादा देना पड़ रहा है, आपको ज़्यादा पेट्रोल खर्च करनी पड़ रही है, जिसकी वजह से हीट ज़्यादा निकल रही है, हीट ज़्यादा बर्न हो रही है, कोई भी एक्स्ट्रा काम करने में पुश लग रहा है, तो उसी में एनर्जी का लॉस हो रहा है, तो ज़्यादा एनर्जी हो रही है, तो इसीलिए इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रही है, हीट एनर्जी इंक्रीज हो रही है टू द ब्लॉक ऑफ द सरफेस ड्यू टू फ्रिक्शनल डिसिपेशन। तो इंटरनल एनर्जी पे तो लग ही रहा है चेंजेस,
और काइनेटिक एनर्जी भी चेंज हो रही है इसके अकॉर्डिंग, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या सिर्फ काइनेटिक एनर्जी लग रही है? नहीं, इंटरनल एनर्जी भी तो लग रही है। क्या सिर्फ इंटरनल एनर्जी खराब हो रही है? नहीं, काइनेटिक एनर्जी भी तो लग रही है। पोटेंशियल एनर्जी का तो कोई रोल ही नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी में तो mgh फॉर्मूला होता है, हाइट और ग्रेविटी दोनों प्रेजेंट होनी चाहिए, और यहाँ तो बोला है कि हॉरिजॉन्टल टेबल है, तो वो तो वैसे ही कुछ रोल प्ले ही नहीं कर पाएगी वहां पर। तो दस हम ये बोल सकते हैं कि वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल चेंजेस द काइनेटिक एनर्जी और इंटरनल एनर्जी ऑफ द ब्लॉक बट डज नॉट अफेक्ट द पोटेंशियल एनर्जी। तो ये ऑप्शन इसलिए करेक्ट हो गया। ठीक है, नाउ कम टू दिस पार्ट, 86। 86 बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसके लिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आपको होनी चाहिए। इसने ये पूछा है कि विच सॉल्ट डज नॉट ऑल्टर द पीएच ऑफ वाटर व्हेन एडेड। आप सबको पता है कि पीएच ऑफ वाटर क्या होता है, न्यूट्रल सब्सटेंस है तो पीएच क्या होगा इसका? 7 होगा। अब आप ये भी जानते हो 7 पे तो मतलब H2, 7 पे तो वाटर होता है, यहाँ पे बेस होता है 14 तक, और यहाँ पे अगर जाओगे तो आप एसिड्स होते हैं। जितना इधर आते जाओगे स्ट्रॉन्ग एसिड, जहाँ इतना यहाँ आते जाओगे उतना वीक एसिड, जितना यहाँ पे जाओगे तो स्ट्रॉन्ग बेसिस, जितना पीछे चले जाओगे उस हिसाब से चेंज होता रहता है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेसिस जितना आप आगे चलते चले जाओगे। अब देखो, जब कोई भी सॉल्ट को हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं और वो हाइड्रोलाइज करके एसिड और बेसिस सॉल्यूशन को बना लेता है, डिपेंडिंग अपॉन कि पेरेंट एसिड और बेस की टाइप क्या है, तो हम उसमें न्यूट्रल सॉल्ट्स को फॉर्म कर सकते हैं। न्यूट्रल सॉल्ट का मतलब क्या होता है कि जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस बनता है और वो हाइड्रोलाइज नहीं करता है, तो वो पीएच ऑफ वाटर को भी ऑल्टर नहीं कर पाएगा। न्यूट्रल सोल्यूशन का मतलब क्या हो गया? न्यूट्रल का मतलब क्या हो गया? स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, और हाइड्रोलाइज भी नहीं कर पाएगा, तो आप पीएच वाटर को अल्टर नहीं कर पाएगा, तो ये न्यूट्रल सोल्यूशन हो गया। अभी सॉल्ट्स को हम कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं? अगर हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है और स्ट्रॉन्ग ही बेस है, ठीक है, तो न्यूट्रल बनेगा, जिसका पीएच जो होगा वो 7 होगा या 7 के अराउंड ही होगा। ठीक है, ये तो आपका आइडियल सिचुएशन है। अभी अगर आपका वीक एसिड है और आपका स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ऐसी कंडीशन में बेसिक सोल्यूशन बनेगा, जिसका पीएच जो होगा वो 7 से ज्यादा होगा। ठीक है, और अगर आपका, नेक्स्ट में यहाँ पे लिखती हूँ, अगर आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक बेस है, तो आपका एसिडिक सोल्यूशन बनेगा, जिसका पीएच आपका लेस देन मोर देन 7 होगा, द पीएच लेस होगा, मोर देन 7 होगा। ठीक है, अब हम एक एक ऑप्शन को उठा के देख लेते हैं। NH4Cl, यहाँ पे पेज, हाँ चलो यहाँ पे देख लेते हैं। अब NH4Cl का कौन, वो देखो, इसमें क्या है, HCl प्लस NH3, इसी से तो बना है आपका ये कंपाउंड। HCl यहाँ पे क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, NH3 क्या है यहाँ पर? वीक बेस। तो इसका पीएच क्या हो जाएगा? क्या इसका पीएच 7 से ज्यादा नहीं होगा? ऑब्वियसली अभी हमने देखा है कि स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस में पीएच का वैल्यू 7 से ज्यादा होगा, तो एसिडिक सॉल्ट फॉर्म हो गया, है ना। अब आप इस पे आओ, KCN पे। KCN में देखो आप क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है आपका KOH, इससे फिर आपका वीक एसिड है। ठीक है, वीक एसिड आपका क्या है? HCN। तो आपका क्या बनेगा? बेसिक सॉल्ट। और इसका पीएच क्या होगा? मोर देन 7 होगा कि नहीं? ठीक है, तो ये जब है कंडीशन स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड, तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं कर रही, ये कंडीशन भी हमारी सेटिस्फाई नहीं कर रही, क्योंकि ये न्यूट्रलाइज कर देंगे, अभी हाइड्रोलाइज कर जाएंगे। KNO3 आओ, KNO3 में स्ट्रॉन्ग एसिड दैट इज HNO3 प्लस स्ट्रॉन्ग बेस KOH, स्ट्रॉन्ग बेस, ये कंडीशन एकदम आइडियल कंडीशन है जिसमें हाइड्रोलाइज हो जाएगा, तो आपका ये न्यूट्रल सॉल्ट फॉर्म करेगा, और इसका पीएच डज नॉट ऑल्टर द पीएच ऑफ वाटर। ठीक है, तो ये तो कंफर्म हो गया। अब NaHCO3 भी ले लो। NaHCO3 में क्या है? वीक एसिड आपका H2CO3 है, और स्ट्रॉन्ग बेस आपका NOH है। ठीक है, NaOH होगा। ठीक है, तो आपका बेसिक सॉल्ट बना, आपका पीएच जो है मोर देन 7 हो गया, ये भी हाइड्रोलाइज कर देगा, तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो गया KNO3। बढ़िया क्वेश्चन था। एक और बार अच्छे से पॉज करके समझ लेना मैंने क्या समझाया है। ठीक है,
ये न्यूमेरिकल पार्ट है, वी विल कवर दिस पार्ट इन later videos. This is also numerical, we'll cover this one also in later videos. ये भी न्यूमेरिकल है, विल कवर दिस ऑल्सो इन लेटर पार्ट. नाउ सारे ही न्यूमेरिकल्स है, ठीक है. तो दैट इज इट फॉर टुडे, एंड आई विल बी कवरिंग द रिमेनिंग क्वेश्चंस इन नेक्स्ट वीडियो, जिसमें मैं और अच्छे से न्यूमेरिकल्स को सारे कवर कर दूंगी और एक एक न्यूमेरिकल को समझा दूंगी. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो डू ले लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और प्लीज टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए. डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग में बहुत जल्दी डालने वाली हूँ, और उसका भी आपको पोस्ट डेफिनेटली मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल के थ्रू ही. और ये भी मैं वहाँ पे पोस्ट कर दे रही हूँ, और आप डायरेक्टली यूट्यूब पे देख सकते हो. जिनको और इन्फॉर्मेशन और भी कुछ भी डिटेल चाहिए मुझे कमेंट करके बता दीजिए. इसके अलावा भी मैं क्वेश्चंस और डायग्राम्स को पोस्ट करूंगी. सो स्टे कनेक्टेड, एंड रिवीजन पर्पज से आप एनसीईआरटीज को रिवाइज करते रहिए, उनके पीछे एक्सरसाइजेस में जितने क्वेश्चंस दिए हैं वो भी सॉल्व करते रहिए. एंड कीप वॉचिंग. थैंक यू, एंड स्टे फोकस्ड एंड मोटिवेटेड. ऑल द बेस्ट.